पाकिस्तान में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को अपने आदेश में इमरान खान को 48 घंटे के अंदर अस्पताल शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। ये मियाद खत्म होने के 1 घंटे पहले इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन आखिरी पलों में उनका हॉस्पिटल बदल दिया गया। इसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच में कचहरीबाजी फिर से शुरू हो गई है। दूसरी तरफ इस पॉलिटिकल हल्ले के बीच में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की संसद से एक और कानून पास करवा के अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया है। रावलपिंडी में फिर से फौजी बूटों की धमक सुनाई दे रही है। ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान में किसी बड़े बदलाव के संकेत हैं। सुल्तान की डायरी के आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। फौजी तानाशाही की आहट के बीच क्या जंग के आसार भी नजर आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। पूरी कहानी की शुरुआत 18 अगस्त को जो डेवलपमेंट हुई है उससे कर लेते हैं। इमरान खान की छोटी बहन है उज़्मा खान। उज़्मा खान पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मई 2026 में एक दरखास्त लगाई। उसमें उनका ये कहना था कि उनके भाई यानी इमरान खान की हेल्थ जो है वो लगातार डिटोरिएट हो रही है, ख़राब होती जा रही है और उनको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। इसके आधार पे और ना ही उनको इमरान खान को परिवार से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनके बच्चे जो 2 बेटे हैं उनसे इमरान खान की बात हो पा रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है रिलीफ दे, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं। इसके बाद में इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई हुई। ऐसी बेंच ने सुनवाई की जो ऐसे जजेस हैं जिनको इंडिपेंडेंट माना जाता है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि पाकिस्तान में जुडिशरी भी जो है वो पर्याप्त रूप से पॉलिटिसाइज्ड है। तो जब 3 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की तो उन्होंने आदेश दिया। पहला आदेश क्या दिया कि 48 घंटे के अंदर इमरान खान को रिलीफ देते हुए 48 घंटे के अंदर उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। उज़्मा खान की तरफ से या उनके वकीलों की तरफ से ये खास तौर पे कहा जा रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसी में इमरान खान को ले जाया जाए। तो कोर्ट में आदेश में शिफा जो हॉस्पिटल था, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसको भी मेंशन कर दिया गया। तीसरी बात उन्होंने कही कि सप्ताह में 2 बार कम से कम उनके बच्चों से उनकी बात करवाई जाए और सप्ताह में 1 बार जो है फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं उनको मिलने दिया जाए इमरान खान से। तो ये सारी बातचीत जो है उस पूरे के पूरे कोर्ट के आदेश में हुई। अब जब ये कोर्ट का आदेश आ गया उसके बाद में पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है, वो कश्मकश में पड़ गई। पहला सवाल तो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या फ़ौज और इमरान खान के रिश्ते जो हैं वापस जो इतने 3 साल से बिगड़े हुए थे वो वापस से सुधरना शुरू हो गए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो शहबाज शरीफ हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है टेबल पलट दी जाए, रेहड़ी उलट दी जाए और फिर से इमरान खान को अच्छा बच्चा समझ के वापस से सत्ता में बैठा दिया जाए। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा संभावना, इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। तो इसको लेके जो है खासतौर पे जो मुस्लिम लीग नवाज है वहाँ पे और पीपीपी जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान, ये दोनों पार्टियां सहज नहीं थी। तो इसके बाद में हुआ ये कि ये कहा गया कि नहीं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम कैसे भर्ती करवा सकते हैं। फिर जेल मैनुअल का हवाला दिया गया कि किसी भी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाया जा सकता है, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जा सकता है। पूरा ड्रामा चला 48 घंटे लगातार। वहाँ का जो मीडिया है वो कवरेज करता रहा कि इमरान खान अब कहाँ हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में आखिरी घंटे जब 48 घंटे की मियाद पूरी हो रही थी रात को 12 बजे, उससे ठीक पहले जो है उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसे अपने यहाँ एम्स है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी तरह का वहाँ पे पिम्स है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद में उनकी मेडिकल जांच हुई। तमाम किस्म की जांचें होने के बाद में कहा गया कि इनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ की कंडीशन जो है वो ख़राब नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है कि इनको भर्ती किया जाए, और उसके बाद उनको अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। तो कुछ घंटे के लिए जो है इमरान खान वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे और ये तमाम सियासी ड्रामा चलता रहा। इस बीच में पीटीआई का ये कहना है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ ये ऑर्डर में मेंशन किया था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ले जाया जाए, तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाया गया। इस तरीके से कोर्ट की खिलाफ वर्जी की गई, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया गया और इसके खिलाफ जो है वो पिटीशन, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के पिटीशन को लेके वापस से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहना था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर नहीं कर सकते, वहाँ पे सिक्योरिटी के उस तरीके के इंतजाम नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में हमको प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह पिम्स में लेके जाना पड़ा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लेके जाना पड़ा। दूसरी तरफ सरकार का ये भी कहना है कि जो जेल मैनुअल में जो लिखा हुआ है कि सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज हो सकता है कैदी का, उस मैनुअल के हिसाब से भी ये पूरा का पूरा आदेश गलत है। उसके ऊपर जो है उसकी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जा सकती। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाया जा सकता इमरान खान को, इस तर्क देते हुए उनको पिम्स ले जाया गया। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि हम जो है उनका इलाज जो है पिम्स में कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन शिफा हॉस्पिटल में हम उनका इलाज नहीं करवा सकते हैं जेल मैनुअल के हिसाब से। तो ये 2 बातें जो है इसके ऊपर सारा सियासी ड्रामा
चल रहा है। दरअसल खेल क्या है, अब इसको पूरे के पूरे खेल को आप समझेंगे तो उसको इस तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि 28वीं जो आईनी तरमीम है या 28वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो वहाँ पे हो जाए, और 28वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने का उसका एक ड्राफ्ट में अंदर खाने तैयार है, जिसके हिसाब से जितने भी वहाँ पे स्टेट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव उस खांचे में बांटा जाएगा। कई सारे टुकड़े जो है किए जाएंगे, छोटे छोटे स्टेट बनाए जाएंगे, और हर स्टेट का फिर अपने हिसाब से सेक्टर कमांडर होगा, और उससे जो है फौज की जो कंट्रोलिंग है वो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन पे और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनके लिए जो है वो रास्ता खुले, कॉन्स्टिट्यूशनली रास्ता खुले, संविधान के रास्ते जो है वो वर्दी में एक प्रेसिडेंट बन जाए, जिस तरीके से लीबिया में गद्दाफी थे उस तरीके से, या जिस तरीके से सद्दाम हुसैन थे उस तरीके से वो एक प्रेसिडेंट बने और यूनिफॉर्म में भी रहें, मतलब उनके पास में फौज का भी कंट्रोल रहे और पॉलिटिकल भी कंट्रोल रहे, दोनों चीज़ें रहें। तो इसके बारे में जो है उसकी प्लानिंग लगातार आसिम मुनीर की तरफ से की जा रही है। और इसी के चलते जो है ये पूरा का पूरा जो 28वीं आईनी तरमीम है या 28वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको करने के लिए उनको चाहिए पीटीआई का सपोर्ट, और पीटीआई को सपोर्ट अगर चाहिए तो उसके लिए उनको इमरान खान को देनी पड़ेगी रिलीफ। खेल ये चल रहा है, और इस खेल में जो मीडिएशन कर रहे हैं उस आदमी का नाम है मोहसिन नकवी, जो कि वहाँ पर गृह मंत्री है, जबकि वो इंडिपेंडेंट राज्यसभा जो वहाँ पर पाकिस्तान की राज्यसभा होती है उसमें इंडिपेंडेंट मेंबर है, किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं है। उसके बावजूद जो है मोहसिन नकवी, हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में भी कि वो पेशे से पत्रकार रहे हैं, कभी सीएनएन में थे, उसके बाद में उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया, और अभी जो है वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की फौजी जो तानाशाही है या फौजी जो ताकत है उसके वो दुलारे हैं, ब्लू आइड बॉय हैं। उनका कहा यह माना जाता है कि फ़ौज जो है उनके जरिए बात करती है। तो मोहसिन नकवी जो कह रहे हैं वो दरअसल फ़ौज का मौक़िफ़ है, फ़ौज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मोहसिन नकवी लोगों के सामने रखते हैं। तो ये बात है। तो अभी जो हमारे पास में जो बातें छन के आ रही हैं उसमें यह है कि मोहसिन नकवी लगातार बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की पत्नी है, अहलिया हैं, और वो भी जेल में ही है, तो बुशरा बीबी के साथ में उनकी बातचीत जो है मोहसिन नकवी की चल रही है, और उनके जरिए इमरान खान को संदेश भिजवाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ने एक और दबाव बनाने की कार्रवाई कर रखी है। पीटीआई ने 21 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। अब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है ये बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकता है वहाँ की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो इसकी वजह से जो है ये इसको देखते हुए भी पहले ही जो कहा जाता है कि पानी से पहले पाल बांधने वाली कार्रवाई है कि पहले से ही जो मिटिगेट कर दिया जाए किसी भी थ्रेट को, तो वो जो कार्रवाई जो है फौज की तरफ से बनाई जा रही है। दूसरा, पीटीआई का उनको समर्थन तो चाहिए ही, तो इस बारे में जो है सारी बातचीत चल रही है। तो जो इमरान खान बाहर आए तो वो अपनी बहन से मिले, डॉक्टर उज़्मा खान से मिले, डॉक्टर फैजल सुल्तान से मिले, और उन्होंने बात करके उन्होंने ये कहा, जो कि उनका संदेश था अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो 21 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है उसकी तैयारी करें। और ये जो हम बता रहे थे कि बैक चैनल जो टॉक्स हैं जिसमें सोहेल अफरीदी हैं, जो कि पीटीआई से अभी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, पीटीआई पार्टी के हैं, तो सोहेल अफरीदी, मोहसिन नकवी और बुशरा बीबी के बीच में ये बैक चैनल टॉक चल रही हैं, जिसके जरिए इमरान खान को किसी भी तरीके से रिलीफ दिलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पहला कदम था ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज था कि किसी तरीके से इमरान खान को भरोसे में लिया जा सके। इमरान खान के लिए ये भी रास्ता खोला जा सकता है कि अपने इलाज के बहाने जो है वो यहाँ से बाहर चले जाएँ, लंदन चले जाएँ, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँ, और उनको एक सेफ पैसेज जो है पाकिस्तान से बाहर का दे दिया जाएगा। तो ये जो है ये भी डील जो है टेबल पे, हम आपको बार बार ये बात बताते रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का आने वाला जो सियासी मुस्तकबिल है, जो उसका राजनीतिक भविष्य है, उसमें हमको ये दिखाई देता है कि आसिम मुनीर पूरी तरीके से वहाँ के पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करना चाह रहे हैं, अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। और इसका जो है एक आपको बानगी अभी मिलेगी, जो दो डेवलपमेंट बड़ी हुई है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा इंडियन मीडिया में नहीं हो रही है, लेकिन हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाला जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान में जो आगे आने वाला समय है, उसका संकेत हमको यहाँ से मिलता है। तो पहला संकेत ये मिलता है कि आर्टिकल 245 जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से, उसके अनुरूप पाकिस्तानी आर्मी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि 3 कंपनी जो है, 3 कंपनी मतलब 300 आदमी लगभग, तो 3 कंपनी जो है रावलपिंडी में तैनात की जाएंगी नई, मतलब 300 आदमी नए तैनात किए जाएंगे, स्पेशली ट्रेंड कमांडोज हैं, और इनको सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए तैनात किया जा रहा है अगले 6 महीने के लिए। अब आप ये समझिए कि रावलपिंडी जहाँ पे 10 कोर वहाँ पे बेस्ड है, इनका GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर है, मतलब पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पर जो है 300 नए जवान लेके आना, तो ये एक तरीके से ये बताता है कि आसिम मुनीर जो है वो अपने आसपास का जो सुरक्षा घेरा है
उसके ऊपर एक और लेयर जो है ऐसी चढ़ाना चाहते हैं, जिन ऐसे लोगों की चढ़ाना चाहते हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास हो। और ये आपको मुशर्रफ के साथ में भी दिखेगा। मुशर्रफ के साथ में जब मुशर्रफ के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे उस समय टीटीपी के द्वारा, उस समय पाकिस्तानी आईएसआई के, पाकिस्तानी फौज के बहुत सारे अफसर कॉम्प्रोमाइज थे और मुशर्रफ के ऊपर जो हमले हुए थे, जानलेवा हमले हुए थे, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट लिए गए थे, उसमें पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के कई अफसर जो है शामिल थे। लगभग 100 लोगों को जो है उसके लिए ट्रायल किया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उस समय की बात है। तो आप ये समझिए कि जब भी वहाँ पे पाकिस्तान में फौजी तानाशाह जो है अपने को इनसिक्योर फील करता है, तो अपने आसपास जो है एक भरोसेमंद लोगों की, ऐसे लोगों की जो उनके या तो उसके पेचेक के ऊपर हों, जिनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, या जो भी दूसरे प्रलोभन दे के अपने पक्ष में किया जा रहा हो, ऐसी एक सिक्योरिटी लेयर जो है अपने इर्द गिर्द खड़ी कर लेता है। वो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता है जो परंपरागत तौर पे उसको सिक्योरिटी मिलती है। तो ये हमको जो है टेंडेंसी फिर आसिम मुनीर में भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये पहला संकेत ऐसा है जहां से हमको ये लगता है कि आसिम मुनीर आने वाले समय में हो सकता है कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा जो है वो खतरे में चली जाए। हमने बार बार ये देखा भी है कि उन आसिम मुनीर के साथ में ये जो फियर साइकोसिस है जो उनके साथ में हमेशा चलता रहता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस बैकग्राउंड से आते हैं, आईएसआई के डीजी रहे हैं किसी जमाने में, और इंटेलिजेंस में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काफ़ी समय तक सक्रिय रहे। तो हम उनको देखते हैं जब वो बाहर के देशों में भी जाते हैं तब भी वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है उसको खोलते नहीं, उनके सूट के नीचे हमेशा वो पहन के उसको चलते हैं। तो ये आपको ये दिखाता है कि आदमी जो है वो हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से घिरा हुआ आदमी ही ऐसा काम करता है। विदेशी दौरों पर सामान्य तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी जाती, लोग नहीं पहनते हैं। तो ये दूसरी बात जो है हमको दिखाई देती है यहाँ पे आसिम मुनीर के कैरेक्टर की। अब तीसरी बात ये है कि वहाँ पर एक और जो 20 अगस्त के दिन जिस समय ये सारा का सारा टेलीविज़न मीडिया जो है वो शिफ्ट था इमरान खान के ऊपर, इमरान खान को लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, इस किस्म का कवरेज वहाँ पे चल रहा था। उसी 20 तारीख को 20 अगस्त को एक नया बिल जो है पाकिस्तान की संसद से, जिसको वहाँ पे मजलिस शूरा कहा जाता है, वहाँ से पास होकर आ गया, दोनों सदनों से पास होकर आ गया एक ही दिन के अंदर। और उस बिल का नाम है डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026। मतलब ये डिफेंस फोर्सेस एक्ट जो है, ये जो 27वां आईनी तरमीम हुई थी, या 27वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुआ था, उसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नया एक्ट लाया गया है। अब ये नया एक्ट जो है वो आसिम मुनीर को डिफेंस में तो कम से कम सर्वशक्तिमान बना देता है। तो यहाँ पूरी बात समझने के लिए अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि 27वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था क्या और किस तरीके से ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब नए बिल के जरिए। दरअसल 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पाकिस्तान का जो अभी फील्ड मार्शल है या आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने खुद को नया पद दिया था और उस पद का नाम था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, CDF। ये पद उन्होंने खुद के लिए चुना था, फील्ड मार्शल भी खुद के लिए चुना था, तो फील्ड मार्शल बनने के बाद में उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस चुना है। अच्छा, दुनिया भर की जो सेनाएं हैं, जो ट्राई सर्विसेज हैं, नेवी हैं, एयरफोर्स हैं और आर्मी है, ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं। पाकिस्तान में मामला थोड़ा सा उल्टा है। पाकिस्तान में आर्मी का डोमिनेंस है और बाकी के दो सर्विसेज हैं वो सिस्टर आर्म की तरह काम करती हैं। पाकिस्तान आर्मी को खुल के बोलते हैं कि हमारे सिस्टर आर्म है। तो वहाँ पर एयरफोर्स का कोई सेपरेट वजूद जो है पाकिस्तानी आर्मी से नहीं है। और यहाँ पे जब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गए और उन्होंने उस समय ये तय किया था 27वीं आईनी तरमीम में या 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये तय किया था कि नया जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेगा, CDF बनेगा, वो आर्मी से ही आ सकता है, वो एयरफोर्स या नेवी से नहीं आ सकता है। तो ये बात भी लगभग तय कर दी गई थी। तो अब ये CDF बने हुए हैं, CDF साहब हैं, तो CDF साहब को क्या पावर्स होनी चाहिए, ये डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 में निर्धारित की गई हैं। और इन दोनों सदनों से पास हुए इसमें यह है कि इनका ये कहना है कि DHFQ बनेगा, DFHQ, मतलब डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर जो है वो नया बनाया जाएगा, वो GHQ से अलग होगा, मतलब जनरल हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तानी आर्मी का उससे अलग होगा। नया एक हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जिसको DFHQ कहा जाएगा, डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर, जहाँ पे ये तीनों सर्विसेज के लोग जो हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। और दूसरी बात ये कही गई कि डिफेंस फोर्सेज का जो CDF होंगे उन्हीं के पास जो है ऑपरेशनल कमांड और कंट्रोल होगा पूरे डिफेंस फोर्सेस का। मतलब इस तरीके से आसिम मुनीर ने ना सिर्फ आर्मी के ऊपर बल्कि नेवी और एयरफोर्स के ऊपर भी जो ऑपरेशनल कमांड जो है उसकी अपने हाथ में ले ली है। तीसरी बात इस एक्ट में बहुत मजेदार ये है कि CDF ही प्राइम मिनिस्टर का चीफ मिलिट्री एडवाइजर होगा, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होगा। कुल मिला के ये कहना है कि CDF जो कहेगा वही जो है
उसको पीएम को मानना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। तो ये बात जो है इसमें ये कही गई। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो वहाँ पे एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनी हुई है जो न्यूक्लियर के ऊपर फैसले लेती है कि न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना है या नहीं करना है, उसको किस तरीके से रखवाना है, तो उसको कहा जाता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को भी इन्होंने सीडीएफ के अंडर ले लिया है। तो मतलब कुल मिला के आसिम मुनीर के पास में न सिर्फ अब एयरफोर्स आ गई है, नेवी आ गई है, न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं, और उसके साथ साथ इनको और ज़्यादा पावर्स मिली हैं। सामान्य तौर पे क्या होता है कि मेजर जनरल या ऊपर इसके ऊपर की रैंक जो है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी चीफ का जो रैंक है, उनके ऊपर जो नई नियुक्ति होती है उसमें सिविलियन गवर्नमेंट की सहमति ली जाती है। सामान्य तौर पे बाकी सारी जो नियुक्तियां हैं उसके ऊपर सिविलियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऐतराज़ नहीं दर्ज कराती है। जहां पे टकराव होता है वो होता है DGISI का, क्योंकि ISI वहाँ पे बहुत इन्वेस्टेड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ISI ही तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ISI का जो चीफ होता है उसको ये जो भी रिजीम होती है वहाँ पे सिविलियन जो भी गवर्नमेंट होती है वो चाहती है हमारे मन का लग जाए, और ये एक तकरार जो है आर्मी के साथ उनकी अक्सर होती, ये जो है फ्लैश पॉइंट उनका आर्मी के साथ हमेशा रहता है। और इसके चलते पाकिस्तान ने कू भी देखा है। मैं आपको याद दिला दूं 1999 में नवाज शरीफ ने ये कोशिश की थी। उस समय DGISI होते थे जियाउद्दीन भट्ट। जियाउद्दीन भट्ट नवाज शरीफ के काफ़ी करीबी थे, और कारगिल होने के बाद जो है परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरीके से बैकलैश झेल रहे थे, और वो बार बार आरोप लगा रहे थे नवाज शरीफ के ऊपर। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था। तो ये जो ब्लेम गेम वहाँ पे चल रहा था, उस बीच में नवाज शरीफ ने ये सोचा कि कहीं मैं परवेज मुशर्रफ को हटा देता हूँ, और जियाउद्दीन भट्ट को जो DGISI थे उनको मैं नया आर्मी चीफ बना देता हूँ। और उस दौरान जो है परवेज मुशर्रफ वापस आते हैं, और वहाँ पे 12 अक्टूबर 1999 को कू हो जाता है, सैनिक तख्तापलट हो जाता है, और परवेज मुशर्रफ नए जो है उस समय चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मार्शल लॉ बनते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये स्थिति जो है 1999 में हमने देखी। इमरान खान जो अभी जेल में हैं, तो उनका भी विवाद जो है कमर वहीद बाजवा, जो उस समय के आर्मी चीफ थे कमर वहीद बाजवा, उनके साथ में यही था। नदीम अंजुम को DGISI लगाना चाह रहे थे बाजवा, और इमरान खान ये कह रहे थे कि फैज हमीद जो कि DGISI हैं उनको एक्सटेंशन दिया जाए। तो फैज हमीद को वो चाह रहे थे कि वो लंबा टिके, उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए। दूसरी तरफ कमर वहीद बाजवा का ये कहना था कि नदीम अंजुम को लगाओ, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, इनको जो है फारिग करो, इनको छुट्टी करो। तो इसके ऊपर इमरान खान और बाजवा के बीच में जो है बहुत तनातनी हुई। उसके बाद में इमरान खान को अंततः उनकी सरकार गिरी, और इमरान खान को जेल जाना पड़ा, उनको सजाएं हुई। और अभी के जो पॉलिटिकल हम ड्रामा देख रहे हैं वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो एक तरीके से बैक चैनल में इमरान खान के साथ में आर्मी का एक डील चल रही है, एक डील करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी ये चाहती है कि इमरान खान के समर्थन से जो जीत के आए हैं PTI के जितने भी नुमाइंदे, हालांकि PTI को बैन कर दिया गया था, लेकिन PTI की तरफ से समर्थित जितने भी उम्मीदवार चुन के आए हैं वो 28वीं आईनी तरमीम में, 28वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इनका साथ दें, फौज का साथ दें, ताकि जो वर्दी में एक प्रेसिडेंट बनने की जो परिपाटी जिसको सोच के चल रहे हैं, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, पाकिस्तानी आर्मी के जो अभी सदर हैं, अभी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका वो प्रोजेक्ट पूरा हो पाए और लंबे समय तक वो राज कर पाएँ कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से। एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल तख्ता पलट जो है आसिम मुनीर चाहते हैं, और उसके जरिए वो संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था करना चाहते हैं अपने लिए और अपने बाद में आने वाले जो चीफ हैं उनके लिए भी। तो एक तरीके से पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है अपने हाथ में लेना चाहती है, एक तरीके से वहाँ की पॉलिटिकल पावर के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहती है। तो ये बात जो है वो मेन जो क्रक्स इस पूरी के पूरे डील का ये है, और इसमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज में इमरान खान को पहली बार बाहर निकाला गया है 10 महीने बाद में। अब इमरान खान के सामने टेबल पे ये डील रखी जा रही है कि आपको एक सेफ पैसेज दे देंगे, आप इंग्लैंड चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए इलाज कराने के लिए, आपके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे, और आपको एक सेफ पैसेज दे दिया जाएगा हेल्थ के ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, कि आप यहाँ से बाहर चले जाएँ, और उसके बदले में आपके जो कारकुन हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं जो चुन के आए हैं वो हमको समर्थन कर दें। तो ये बात जो है ये चल रही है, और उस बैक चैनल से इस डील को जो लीड कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी हैं जो कि आर्मी की तरफ से इसको लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सुहेल आफरीदी हैं जो कि PTI से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और बुशरा बीवी हैं जो कि इनकी पत्नी हैं इमरान खान की। तो ये 3 लोग हैं जो कि इस पूरे के पूरे नेगोशिएशन को लीड कर रहे हैं, आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, और इमरान खान को इस पूरी के पूरी प्रोसेस की जानकारी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल पाकिस्तान में बनी हुई है। तो ये हमको ये संकेत देता है कि आसिम मुनीर जल्द ही पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल पावर जो है उसको ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं।
रहे हैं और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव जो है पाकिस्तान में आने जा रहा है। विद इन 6 मंथ हो सकता है कि सितंबर में जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उससे पहले पहले। तो ये स्थिति जो है पाकिस्तान में भी बनी हुई है और ये हमारे लिए दिलचस्प क्यों है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान में 2 सूबे और उसके अलावा पीओजेके के हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ पे इंसर्जेंट्स जो हैं उनकी धमक लगातार बढ़ती जा रही है, उनके कब्जे में इलाके जगह लगातार हैं। पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तानी हुकूमत की वहाँ पर रिट नहीं चल रही है। यही हालात आपको पीओजेके में दिखेंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा में दिखेंगे, यही बलूचिस्तान में दिखेंगे। बलूचिस्तान ने तो 11 अगस्त को खुद को आज़ाद घोषित कर ही दिया कि हम जो है अपनी आज़ादी का दिन बना रहे हैं और हम खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। हालांकि उनको किसी ने मान्यता नहीं दी और पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल पूरी तरीके से बलूचिस्तान से हट गया, ऐसा भी नहीं है। हालांकि हालात वहाँ पे ये है कि कई जगहों पे रोड पे ब्लॉकेज लगाए गए हैं, बाकायदा ये लोग जो है टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेवी वसूल कर रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी घुसने की कोशिश भी नहीं कर रही है। मतलब हिम्मत तो अलग बात है, मतलब उसने कोई सोच भी नहीं रही कि हम वहाँ जाएँ और इनको जो है खदेड़ें। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। तो पाकिस्तान एक बहुत वनरेबल सिचुएशन में है। 2 सूबों में खुली बगावत चल रही है। पीओजेके जिसके नाम पर फौज ने अभी तक अपने खुद को रिलेवेंस रख रखा था, वहीं पीओजेके में आवाम जो है वो फौज के खिलाफ हो चुकी है। तो पाकिस्तान जो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत वनरेबल सिचुएशन में है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे पावर शिफ्ट होता है, इमरान खान को वापस से पावर में लेके आया जाता है, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी पाकिस्तान में है, तो फिर सिंध के जिसके कब्जे में है पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, वो कैसा रिएक्ट करती है और हो सकता है सिंध में भी हालात जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाए। तो ये स्थिति अभी पाकिस्तान की बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में 5 में से 3 सूबे जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे पाकिस्तान के, या वहाँ पे हालात ऐसी होगी जिसको पाकिस्तान कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं होगा। और किसी भी हालत में आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो किसी तरीके से पॉलिटिकल पावर को अपने कब्जे में कर लें ताकि जो है वो अपनी सत्ता को बचा लें। और जो ये 300 नए गार्ड लगाए गए हैं, 3 नई कंपनी लगाई गई हैं अपनी सिक्योरिटी में, ये हमको वो इनसिक्योरिटी दिखाती है आसिम मुनीर की, कि आसिम मुनीर को ये डर लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई खुली बगावत हो सकती है, विद इन द आर्मी हो सकती है, सिविलियन अनरेस्ट हो सकता है, कोई भी स्थिति उनके खिलाफ बन सकती है। तो वो उसको देखते मद्देनजर रखते हुए वो खुद की सुरक्षा को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में दरअसल चल क्या रहा है, पूरा विश्लेषण हमने आपको देने की कोशिश की ताकि आप लार्जर एस्पेक्ट में पाकिस्तान में जो चल रहा है, आप ऊपर ऊपर से खबरें ना समझें, आपको लार्जर एस्पेक्ट में समझ में आ सके कि दरअसल पाकिस्तान में गेम चल क्या रहा है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इमरान खान का जो ये सियासी ड्रामा चल रहा है, इसके ऊपर भी आपकी क्या सोचना है, आपके क्या विचार हैं, इसको भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हम अपना ये शो और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये भी आप जो है हमें जो सुझाव देते हैं हम उसको अमल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सुझाव हमारे सर माथे पे हैं, आप जरूर सुझाव दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे और अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी हमेशा से कोशिश रहती है। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं अभय, वही इस वीडियो को एडिट भी करेंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।